चैप्टर 2 देख रहे हैं सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। अब हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स की। हम ये जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो केवल एक और जीरो की भाषा समझता है, यानी कि मशीन कोड। जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे वो मशीन कोड में रहेंगे। मशीन कोड का मतलब होता है बाइनरी 1 या 0। इसका मतलब ये है कि अगर हम कंप्यूटर को अपनी बात समझाना चाहें तो हमें मशीन कोड में लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो होता क्या है कि हम लोग अपनी लैंग्वेज, जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस है। जैसे बेसिक हो गया, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, सी शार्प है, जावा है। ये सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कह रहे हैं। हाई HLL कहते हैं इसको, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या आप ये भी कह सकते हैं कि हम प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा जो मशीन लैंग्वेज है उससे ऊपर है और हाई लेवल लैंग्वेज से नीचे है, यानी कि ये भी थोड़ा इंग्लिश लाइक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट आप एक्यूमुलेटर वगैरह जो रजिस्टर्स हैं उनसे डील करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा सा टिपिकल होता है और माइक्रो प्रोसेसर आपका स्पेसिफिक होता है। तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, या आप असेंबली लैंग्वेज में अपना जो प्रोग्राम लिखेंगे उसे हम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड लिखेंगे। अब जो सोर्स कोड है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्टली तो कंप्यूटर चला नहीं सकता इसको, क्योंकि उसको तो 0 1 समझ में आता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे मैं आपको कहूं कि सी आउट, ये मैंने एक लिख दिया हाई। ये मैंने अगर एक लाइन लिखी सी प्लस प्लस में, तो इसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जो प्रोग्राम मशीन कोड में ट्रांसफर होगा या कन्वर्ट होगा, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड। तो इसके लिए हमारे पास ट्रांसलेटर, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करेंगे ताकि हम ट्रांसलेट कर सकें प्रोग्राम को। जो भी हाई लेवल लैंग्वेज, जो ये लैंग्वेजेस आप देख रहे हैं इसमें लिखे हो या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखा हो, इसको मशीन कोड में या 0 1 के फॉर्म में हमको चेंज करना है। इसी को हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स या ट्रांसलेटर प्रोग्राम कहते हैं। तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। असेंबलर क्या होता है? जैसे कि नाम ही बता रहा है आपका ये, कि असेंबली लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज में, ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, उसे हम कहेंगे असेंबलर। तो इनपुट असेंबलर का क्या होगा? जो भी आपके सोर्स प्रोग्राम होंगे, जो असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसका वो इनपुट होगा। और आउटपुट क्या होगा असेंबलर का? इनपुट ये होगा, आउटपुट क्या होगा आपका? मशीन लैंग्वेज, जो कंप्यूटर समझ सकता है। इसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर ये भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। ये भी ऐसा प्रोग्राम है जो किसको ट्रांसलेट करता है? जो आपके सोर्स प्रोग्राम को एक बार में मशीन कोड में चेंज करेगा। और ये जो सोर्स प्रोग्राम है, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज में है, राइट? तो ये सी का हो सकता है, सी प्लस प्लस का हो सकता है, जावा का हो सकता है, पाइथन का हो सकता है। तो जो प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, इसे मशीन कोड में जो प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। फिर जो सोर्स कोड है वो ट्रांसलेट होता है ऑब्जेक्ट कोड में, तभी जैसे ये सोर्स कोड आपने लिखा। अब इसमें एरर भी तो हो सकता है आपने सेमीकोलन मिस कर दी हो। तो अगर ये सक्सेसफुली कन्वर्ट होता है, फ्री ऑफ एरर्स होता है, तो हम इसे कहेंगे अभी ये इसमें एरर नहीं है। यदि कोई एरर इसमें आता है तो कंपाइलर क्या होगा? कंपाइलर का काम ये है कि कंपाइलेशन के यहां से यहां तक कन्वर्ट कर, यहां से जब ये कन्वर्जन हो जाएगा, उसके बाद आपको ये बीच में बताएगा, देखिए साहब ये एरर है। तो जब तक आप एरर रिमूव नहीं करेंगे, जब तक एरर आप दूर नहीं करेंगे या उसको कमेंट नहीं करेंगे, तो आपको मशीन कोड जनरेट नहीं होगा, यानी कि आपको रिकंपाइल करना पड़ेगा। ये कंपाइलर है। फिर इंटरप्रेटर की बात आती है। ये कौन से लैंग्वेज प्रोसेसर है? ये क्या करते हैं कि आपका जैसे सोर्स कोड का प्रोग्राम है, अब कंपाइलर ने क्या किया, एक साथ सबको लिया और एक साथ सबको मशीन लैंग्वेज में चेंज करने की कोशिश की। यहां पर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, एक लाइन को उठाता है और एक लाइन का मशीन कोड जनरेट कर देता है, राइट? फिर वो दूसरी लाइन पे जाता है, मतलब बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन इट कन्वर्ट्स द प्रीवियस लाइन इनटू द मशीन कोड। यदि आपका कोई एरर आता है,
इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट, तो यहां पर अगर जैसे मान लीजिए यहां पर आ गया तो यहां पर टर्मिनेट होगा और आपको एरर बता देगा। अब इसकी जब एरर आप दूर करेंगे तब ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो ये इंटरप्रेटर होता है। अब हम बात करते हैं यूटिलिटीज की, यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसे जिसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। यूटिलिटी मतलब यूटिलाइजेशन, हम जिसको यूज करेंगे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को की यूटिलिटी के लिए है, यानी कि जो आप कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, यूटिलाइज करने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर जैसे काम कर रहा है, जैसे आप क्या करते हैं, गाड़ी में आप इंजन ऑयल डालते हैं और उसके साथ साथ में थोड़ा सा उसको और स्मूथ बनाने के लिए कुछ और एडिटिव्स भी डालते हैं ताकि गाड़ी स्मूथ चलती रहे। आप देखते हैं टायर घिस गया है तो और नया टायर डलवाते हैं ताकि गाड़ी आराम से ब्रेक लगे, वही स्मूथली चले। तो इन्हीं सब के लिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर एक गाड़ी की तरह स्मूथ चलना चाहिए। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट बन गए हैं ये बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना हो, तो आप इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत सारे अवेलेबल है और कंप्यूटर इससे रिलायबल भी हो जाएगा और इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे एंटीवायरस, ये आपके जो आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उसमें 1 साल का, 2 साल का, मैकाफी का या अवीरा का या फिर कैस्परस्की का, ये सब के एंटीवायरस 1-1 साल के, 2-2 साल के ये अपने आप आ रहे हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ये डिस्क में क्या होता है कि जगह ऐसी खाली रहेगी, ये भरी हुई है, ये खाली रह गई, ये भरी हुई है, खाली रह गई। ये जो छोटी छोटी भरी रह गई ना, मतलब खाली रह गई, जो भर गई, उन खालियों को एक साथ मिला के एक जगह बड़ा सा आप खाली जगह देना अगर चाहते हैं तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर काम करता है, बैकअप है, कंप्रेशन है। ये सारा यूटिलिटी में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे पहले हमने बताया कि एंटीवायरस है आपका। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो एक तो वायरस को डिटेक्ट करता है और उसको हटाता है। अगर बाय चांस वो इसे हटा नहीं पा रहा है तो उसे वो क्वारंटाइन कर देगा, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देगा। जब किसी को डिसीज होती है ऐसी जो फैलती है तो उसको अस्पताल में क्वारंटाइन कर देते हैं, ऐसी जगह डालते हैं जहां पर और किसी को ये डिसीज ना फैले। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इसको, जो वायरस है। तो जो भी एंटीवायरस है ये कंटिन्यूस अवेक रहता है, मतलब बिल्कुल इसके कान और नाक और आंखें सब खुली रहती है। ये स्निफ भी करता है, देखता भी है कि क्या हो रहा है। जैसे ही कोई एरर आएगा ये अलर्ट करेगा और उसके बाद बिल्कुल उसके पीछे पड़ के इसको किल करने की कोशिश करेगा। तो कॉमन टाइप के वायरसेस कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे बूट सेक्टर वायरस। अब देखिए नाम देखिए, बूट सेक्टर, ये हम पहले भी देख चुके हैं, बूट स्ट्रैप लोडर, ये सब हम बात कर चुके हैं। तो बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? ये बूट सेक्टर क्या करता है, ये बूट रिकॉर्ड को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। और जैसे ये बूट सेक्टर में बूट रिकॉर्ड रखा हुआ है, बीआर, ये इसको हटा देगा और इसकी जगह बैठ जाएगा। और जहां पर भी प्रोग्राम, जो जब आप मशीन को बूट करेंगे वो प्रोग्राम जहां पर है वहां पर ये आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये मेन मेमोरी में चला आएगा और फिर उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम में चला आएगा बूट सेक्टर से। जब भी आप नई डिस्क इंसर्ट करेंगे तो वायरस उस पर कॉपी हो जाएगा, उस नई डिस्क पे। फिर एंटीवायरस क्या करेगा, वो ओवरराइड कर देगा जो भी एंटीवायरस का काम क्या है। अब बूट सेक्टर वायरस तो आ गया, अब इसको दूर करने के लिए एंटीवायरस क्या करेगा, वो क्या करेगा कि जो करेक्ट बूट रिकॉर्ड है वो उसको बूट सेक्टर में डालेगा और जितने भी बैड सेक्टर्स हैं जो खराब हो गए उनको वो क्लीन करेगा। ये एंटीवायरस का काम है और ये बूट सेक्टर वायरस को हटाने का काम है। फिर आपके फाइल वायरस, ये वाले होते हैं जो जनरली EXE फाइल, जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, EXE और DAT, ये सब जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उन पे अटैक करता है। तो जो ओरिजिनल फाइल है उसमें ये एंटर करेगा, इस कोड को हटाएगा, वो देखेगा कौन कौन से ओपन स्पेसेस है और फिर या फिर ये भी कर सकता है कि अपने साथ जो कंपेनियन फाइल है उनको, क्योंकि अपना तो आ गया, तो अपने कंपेनियन फाइल को भी लगा देता है इस काम में। जितने भी फाइल वायरस है मोस्टली इसमें ये मेमोरी रेसिडेंट है।
यानी कि वो तब तक वेट करते हैं, तब तक इंतजार करते हैं जब तक यूजर उस प्रोग्राम को चलाता नहीं। अब जब वो प्रोग्राम चल गया तो वायरस जिंदा हो जाता है और फिर वो रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपनी पैदाइश और करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। माइक्रोवायरस क्या होते हैं? ये नॉर्मल डॉट डॉट, मान लीजिए ये एमएस वर्ड का नॉर्मल डॉट 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 है, उस पर अटैक करता है माइक्रोवायरस। जैसे ही आपने एप्लीकेशन ओपन किया, वायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट देखेंगे, आपकी सारी फॉर्मेटिंग बिगड़ जाएगी। अगर आप एडिटिंग करना चाहें या सेव करना चाहें, वो भी करने नहीं देगा। ये मैक्रोवायरसेस होते हैं। फिर ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में बात करिए। तो ये क्या होते हैं? ट्रोजन हॉर्स, ये कुछ छुपे वाले काम की बात है। अगर इसको वायरस की श्रेणी में ना डाला जाए तो क्या कहा जाए इसको? ये कुछ कोड होते हैं जो छुपे होते हैं, चाहे गेम्स में हो या स्प्रेडशीट्स में हो। और क्योंकि ये छुपे होते हैं, इस ट्रोजन हॉर्स का मतलब ही ये है कि छुपा होना। तो इसका मतलब क्या है? जो प्रोग्राम ऐसा लगता है कि यूजर जैसे काम कर रहा है, वैसे यूजर को पता नहीं चलता, वो तो सोच रहा है कि जैसे मैं चाहता हूं वैसे हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कर क्या रहा होता है? वो प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, क्योंकि वो छुपा हुआ है। अब इसमें क्या है कि आपके वायरस जो मैंने बताया था, उसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए होता है कि जिसके अंदर एंटर कर सके। ट्रोजन हॉर्स को कोई होस्ट प्रोग्राम चाहिए ही नहीं होता है कि ये उसके अंदर घुस सके। ये अपने आप में पूरा प्रोग्राम होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन इसका जो एम है वो है कि डेटा को मैं खत्म करूं, हार्म करूं। ये जो ट्रोजन हॉर्सेस हैं, ये आपके डिस्क में बैड सेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, आपके जो फाइल एलोकेशन टेबल्स है उनको खराब कर सकते हैं, और इससे आपको सिस्टम हैंग होता हुआ दिखाई देगा। वॉर्म क्या होते हैं? वॉर्म का मतलब क्या होता है? अब नेटवर्क की बात करें, ये वो ऐसे प्रोग्राम हैं जो नेटवर्क पे अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी अपनी और पैदाइश कर सकते हैं। वॉर्म को भी चाहिए नहीं होता है कोई होस्ट, क्योंकि अपने आप में, जैसे ये ट्रोजन हॉर्स था, ये अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम होता है। ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नेटवर्क लिंक को लेके आगे बढ़ते हैं, यानी जो रूटीन सर्विसेज है वो आपको डिस्टर्ब दिखाई देंगी। फिर यूटिलिटी प्रोग्राम में आता है डिस्क फ्रेगमेंटर। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है? मेमोरी का मतलब ये होता है, अगर ये मेमोरी है तो इसका मतलब ये छोटे छोटे पार्ट्स में या आप कहेंगे ब्लॉक्स या सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। अब आप क्या है कि जैसे यहां डेटा है, यहां डेटा है, यहां डेटा है, ऐसे। तो अगर आप देखें तो बहुत सारी जगह ऐसी खाली है। मान लीजिए आपको यहां से इतना बड़ा डेटा रखना है, क्योंकि ये दोनों जगह आपके डेटा, कोई और ऑलरेडी डेटा है और इतना बड़ा डेटा डालना है तो आप डाल नहीं सकते, क्योंकि दो जगह तो है आपके पास। अगर इन दोनों को हम कहीं और रख दें, ये जो डेटा है, तो हमको ये जगह मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि दूर दूर डेटा फैला हुआ है और खाली जगह बीच बीच में बच गई है। तो ये क्या करता है कि अगर ऐसा हो गया तो एक्सेसिंग में भी टाइम लगेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है कि वो इन फाइल को, जो भी फाइल है, उसको ब्रेक करता है और उसको अलग अलग जगह रख देता है। तो डिस्क फ्रेगमेंटर या डी फ्रेगमेंटर का काम ये होता है कि वो पूरी हार्ड डिस्क को स्कैन करता है, जो भी फाइल टूटी हुई है, इधर उधर रखी हुई है फ्रेगमेंटेड फाइल, उन सबको जोड़ के वो एक साथ रख देता है। अब ये दोनों जो होंगे ना, यहां जुड़ जाएंगे, उसको डी फ्रेगमेंट करता है, यानी कि जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है उसका उल्टा करता है। बैकअप यूटिलिटी क्या होती है? बैकअप यूटिलिटी, मान लीजिए कि आपका कुछ डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चला गया तो आपको भारी नुकसान होगा। इसके लिए क्या होता है? बैकअप यूटिलिटी होता है। मान लीजिए हार्ड डिस्क क्रैश हो गई या कोई और आपका फेलियर हो गया, तो ये डेटा किसी और जगह रेप्लिकेट हो जाए, मतलब बैकअप में आ जाए। तो हर बार ये बैकअप क्या होता है, जैसे आप काम करते रहेंगे, आप ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा ये, और आपका यहां से डेटा यहां पर जाता रहेगा। तो बाई चांस ये क्रैश भी हो जाता है तो आप यहां से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसके लिए जो यूटिलिटी है वो बैकअप यूटिलिटी। फिर आपके पास कंप्रेशन यूटिलिटी। बहुत बड़ी फाइल है आपके पास, मान लीजिए आपकी 5 GB की है, अब इसको भेजना है या इस पर कुछ काम करना है, या एक तो जगह भी खा रहा है और ये फाइल ट्रांसमिशन भी नहीं हो सकता। तो 5 GB को अगर हम कंप्रेस करके मान लीजिए 1 GB में ले आए या 500 MB में ले आए, तो कितना अच्छा रहेगा। उसी के लिए कंप्रेशन यूटिलिटीज होती है। जैसे आपका 7-zip है, WinRAR है, और भी यूटिलिटीज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। अब आता है डिस्क क्लीनर।
इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर लिया 2012 में, अब 2015 में आप काम कर रहे हैं, 2012 में एक फाइल यूज की, 2015 तक उसको यूज ही नहीं किया आपने। हो सकता है बहुत जगह ले रही हो। तो डिस्क क्लीनर का काम क्या है, वो देखता है कि जो फाइल बहुत अरसे से यूज ही नहीं हुई है, तो ये डिस्क क्लीनर आपको बताता है कि देखिए साहब, ये जो फाइल है ये आप यूज कर ही नहीं रहे हैं, क्यों ना इसको हटा दिया जाए, आपकी जगह भी खा रहा है, हमारा जो टाइम है, हमारी जो एक्टिविटी है उसको भी स्लो कर रहा है। यदि फाइल इंपॉर्टेंट नहीं हुई और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट कर सकता है। डिस्क क्लीनर का काम ये है। इसके बाद आते हैं फाइल मैनेजमेंट टूल। स्टोर करना, इंडेक्स करना, सर्च करना, सॉर्ट करना फाइल्स को और फोल्डर्स को, ये सारा फाइल मैनेजमेंट टूल करते हैं। जैसे विंडोज एक्सप्लोरर खोलेंगे आप या गूगल डेस्कटॉप है, ये सारे आपके फाइल मैनेजमेंट टूल्स हैं। अब हम आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन मतलब मैं कुछ अपनी चीजें अप्लाई करना चाहता हूं, या जो मुझे एप्लीकेशन मिली है उस पर मैं अपना काम करना चाहता हूं। अगर कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन है या कुछ काम है वो आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इन्वेंट्री हैंडल करना चाहते हैं, टैली आपने सुना होगा, या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जो बहुत फेमस हो गए, जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए गए थे। जैसे आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका कॉलेज होगा, कॉलेज में आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सब क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसमें आपके जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं, उसमें कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं। दो टाइप के आते हैं। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये आपके डे टू डे लाइफ में, जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर है, इसको हम ऑफिस टूल्स कहते हैं। यूजर हो सकता है कि उसमें 10 या मैं कहूंगा 100 फंक्शनैलिटी हो सकता है, उसमें 5 ही यूज करता हो, लेकिन वो 5 भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई और इसके कोई दूसरे 10 यूज करता हो। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है, आपके हिसाब से आप इसे यूज करते हैं। जैसे जो पॉपुलर टाइप के आपके अलग अलग जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें है वर्ड प्रोसेसर। ये क्या करता है? ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में काम में आता है। आप क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, अलग अलग फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं कंटेंट को, क्लिप आर्ट यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपका ओपन ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब चाहे आप सिंपल डॉक्यूमेंट बनाना चाहें, चाहे आप कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें, चाहे आप इमेज अटैच करना चाहें, चाहे आप पोस्टर बनाना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, मेल मर्ज है, मैक्रो, ये सारी चीजें आपकी इसमें मिलती है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। फिर आपका प्रेजेंटेशन टूल्स है। ये प्रेजेंटेशन टूल का मतलब ये है कि आपको किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देना है, और ये आजकल की अमूमन बात हो गई, बल्कि पढ़ाई भी आजकल प्रेजेंटेशन से ही होती है। तो आप एनिमेशन डालना चाहते हैं, वीडियो, ऑडियो, बैकग्राउंड, कुछ फॉन्ट डालना चाहते हैं, कुछ सुंदर बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो एकदम लोगों को कैच करे और आप समझा भी सके। तो ये जो चीजें हो रही हैं वो आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ये आपके ओपन ऑफिस के इंप्रेस में होती है। ऐसे एग्जाम्पल है आपके प्रेजेंटेशन टूल। अब आप स्प्रेडशीट की बात करें। स्प्रेडशीट का मतलब ये होता है कि आप डेटा को टेबुलर फॉर्म में देखना चाहते हैं और यहाँ पर इस पे ऑपरेशन भी करना चाहते हैं, चाहे टेक्स्ट हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, वो सारी की सारी आप एक साथ करना चाहते हैं। चार्ट डालना चाहते हैं, ग्राफ डालना चाहते हैं, न्यूमेरिकल डेटा, जो भी न्यूमेरिकल डेटा उसका चार्ट और ग्राफ बनाना चाहते हैं। चाहे आप स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला यूज करना चाहें, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना चाहें, जो न्यूमेरिक नंबर है उन पे, तो उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर ओपन ऑफिस का कैल्क यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो आपके डेटा को, कंप्यूटर प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम जो आपका डेटा को या डेटाबेस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएट करने में, मेंटेन करने में, रिट्रीव करने में, मॉडिफाई करने में मदद करता है। हम डेटा तो स्टोर कर ही सकते हैं, साथ में इन डेटा के साथ मैनेजमेंट, जो भी अभी मैंने शब्द बताया वो सारे कर सकते हैं। हम किसी भी फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सेल है, आउटलुक है, एस्की है, डीबीएस है, फॉक्स प्रो, ऑरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ओडीबीसी, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें, ऑरेकल की बात करें, ओपन ऑफिस का जो बेस है, ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं। अब आते हैं हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पे। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए आपने बनाया है या टेलर मेड है। इसका मतलब ये होता है कि ये बड़ा डोमेन स्पेसिफिक होता है। ये सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम या परचेजिंग सिस्टम,
तो डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए बना हुआ है। क्या ये डिपार्टमेंटल स्टोर वाला जो बना है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एज ए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हैं आप? नहीं। तो कंप्यूटर को स्टोर में अगर हम जाए, मान लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, तो वहां पर कितने कंप्यूटर है, कितने प्रिंटर है, कितनी प्रिंटिंग शीट है, कितने प्रिंटर कार्ट्रिज है, और जो भी परचेजिंग ऑर्डर है, बिल है, इनवॉइसेस है, ये सारी की सारी चीज कहाँ होगी? अगर रिपोर्ट निकालनी है स्टॉक सेल की किसी पर्टिकुलर पीरियड पे या जितना प्रॉफिट मिला है, वो सारा आपका इसमें हो जाता है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हम SIS भी कह रहे हैं। जितने भी स्कूल में काम हो रहे हैं, चाहे आपका बच्चे के एडमिशन से लेके, चाहे टीचर की आपको सैलरी देने तक, उसकी अटेंडेंस देखने तक, वो सारे काम, चाहे स्टूडेंट रिकॉर्ड रखना है या उसको वो नहीं आया स्टूडेंट तो उसको मैसेज भेजना है, स्टूडेंट अगर जा रहा है तो उसको TC देना है, ये सारा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। ऐसी पेरोल सिस्टम होता है। ये ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आजकल बहुत सारे आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएंगे, क्योंकि आपको एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय रखेंगे तो उनको पेमेंट भी देना पड़ेगा, और पेमेंट देने के लिए आपको पेरोल सॉफ्टवेयर चाहिए। तो एम्प्लॉय का नाम, उसकी क्वालिफिकेशन, बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब रखता है, और कितना उसने अलाउंस लिया है, कितना एडवांस लिया है, कितने पर्क्स है, कितना इनकम टैक्स कटेगा, क्या इंश्योरेंस है, अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स, पे स्लिप्स, ये सारे इस पेरोल सिस्टम से या पेरोल सॉफ्टवेयर से जनरेट हो सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब अकाउंट लेजर मेंटेन करना, अकाउंट बुक मेंटेन करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बजट मेंटेन करना, ये सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। होटल के हिसाब से होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये होटल सेक्टर के लिए स्पेशली बनाया जाता है। होटल एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अकाउंट करना है, बिलिंग, मार्केटिंग करना, हाउसकीपिंग, फ्रंट डेस्क में क्या हो रहा है, फूड एंड बेवरेज में क्या हो रहा है, केटरिंग, मेंटेनेंस, और जो बुकिंग हो रही है उसके लिए भी है। तो अगर कस्टमर को होटल देखना है, रूम देखने हैं, अवेलेबिलिटी क्या है, टैरिफ क्या है, किस टाइप का रूम है, अब मेरी बुकिंग हुई है कि नहीं हुई है, कैंसिल करना, ये सारा होटल मैनेजमेंट का काम है। रिजर्वेशन सिस्टम, अगर रिजर्वेशन करना है, क्योंकि अब आना मतलब मूवमेंट तो बहुत जरूरी है, चाहे फ्लाइट का हो, चाहे रेलवे का हो, पिक्चर जाना हो या रेस्टोरेंट भी हो, सब जगह बुकिंग की जरूरत होती है। तो वहां पर बुकिंग के लिए सारे जितने भी कंफर्मेशन, रिजेक्शन है, वो सारे रिजर्वेशन सिस्टम में होते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम है, आगे 2 दिन में क्या होने वाला है, हफ्ते भर में क्या होने वाला है, तो वो सारी चीज आप वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम से लेते हैं। अब हम बात करते हैं ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट्स की। ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले हम समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज हम किस तरीके से करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं क्या लाइसेंस है। प्रोप्राइटरी लाइसेंस है, शेयरवेयर है, फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स है या फ्री सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्रोप्राइटरी है तो जो सप्लायर है उसके लिए हम जैसे मान लीजिए वो हमको फिजिकल मीडिया दे रहा है, या वो कह रहा है इंटरनेट से डाउनलोड कर दीजिए, मैं एक की दूंगा आपको, तो हम उसके लिए और कुछ एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, मान लीजिए एक सिस्टम के लिए या 2 सिस्टम के लिए हमें वो सॉफ्टवेयर यूज करने दे रहा है, तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर हम प्रोप्राइटरी लाइसेंस में देते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। शेयरवेयर की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ समय के लिए दे देते हैं, मतलब आप जो कंपनी है वो आपको दे देती है, आपको बोली मान लीजिए 15 दिन के लिए आप उसे यूज कर रहे हैं, 15 दिन बाद ये लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। अब अगर आप इसको अब दोबारा चलाना चाहते हैं, आपको पसंद आ गया, आप चाहते हैं हाँ भाई मैं इसको यूज करूंगा, तो आपको परचेज या अनइंस्टॉल करना पड़ता है इसको, मतलब परचेज तो करना पड़ेगा या की लेनी पड़ती है, खरीदना पड़ता है बेसिकली। फिर होता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब क्या है कि कई ऐसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलता ही मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास आ गया, आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, सोर्स कोड इसका अवेलेबल नहीं होगा, मॉडिफिकेशन आप कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रीवेयर आपको मिला है, आप लाइफ टाइम इसको यूज कर सकते हैं, फ्री में मिला हुआ है, और अब इसका सोर्स कोड नहीं होता आपके पास। तो इसको कंफ्यूज मत होइए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर से। अगला होता है ओपन सोर्स वाला। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास, सबसे पहले तो इसका लाइसेंस समझिए, कि यूजर को ये फ्रीडम देता है कि ये सॉफ्टवेयर को आप चलाइए, यूज करिए किसी भी तरीके से, किसी भी पर्पज से, और इनको आप यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और इवन इसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं।
आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है इसको, और जो सोर्स कोड है वो आपके पास अवेलेबल होता है। जैसे पाइथन है, आपका टक्स पेंट है, ये सारे के सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये फ्री सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई भी लाइसेंस फी या कोई भी पेमेंट आपको देना नहीं पड़ता है। अगर सोर्स कोड अवेलेबिलिटी है तो फ्री सॉफ्टवेयर में आप सोर्स कोड भी आपके पास एक्सेसिबल होता है। तो ये हमने बात की काफी सारी चीजों की, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।